यह है आरुषि तलवार और हेमराज के मर्डर का public perceptions. तब सीबीआई को ये रियलाइज हुआ कि किसी एक इंसान ने भी फिंगरप्रिंट्स मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म नहीं किया। Of the murder, creating sensational headlines and speculative stories that often lack credible evidence. टेरिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस केस का सबसे बड़ा एविडेंस जो इस केस को ऐसे सॉल्व कर सकता था वो मिलता है। इस डर में कृष्णा ने हेमराज के पीछे जाकर उसके सर में कुकरी का हैंडल जोर से मारा। तो उस कॉल में के गौतम को रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरुषि की बॉडी में किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी मिले या आरुषि की बॉडी पे किसी भी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो तो उसे रिपोर्ट में मेंशन ना करें। राजकुमार पर जब दूसरा टेस्ट हुआ तब उसके अगले दिन मीडिया में एक खबर फैल गई थी कि राजकुमार ने कन्फेस कर दिया है कि उन्होंने ही मर्डर किया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दी हुई है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो पहले देख लेना क्योंकि दूसरे पार्ट से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा ही है कि टेरेस पे हेमराज की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद वहाँ पे मौजूद राजेश तलवार के भाई दिनेश तलवार उन्हें बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछा गया, लेकिन वो बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। दूसरी तरफ राजेश और नुपुर आरुषि की अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाने के रास्ते में थे। आधे रास्ते से ही उन्हें दिनेश ने वापस बुला लिया। उस वक्त तक एसपी महेश मिश्रा भी स्पॉट पे पहुंच चुके थे। टेरिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस केस का सबसे बड़ा एविडेंस जो इस केस को ऐसे सॉल्व कर सकता था वो मिलता है। टेरिस के डोर के पास उन्हें खून से भरा हुआ एक फिंगरप्रिंट मिलता है। खून तो हेमराज का ही था लेकिन फिंगरप्रिंट किसी और वहीं पे 8 या फिर 9 नंबर के शू का फुटप्रिंट भी मिलता है। थोड़ी देर बाद राजेश और नुपुर वहाँ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे नुपुर घर के अंदर नहीं आई, वो आरुषि की अस्थियों के साथ गाड़ी में बैठे थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अस्थियों के साथ घर में जाना अशुभ होता है। इसलिए राजेश ऊपर चला गया बॉडी का आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे पुलिस को स्टेटमेंट दी कि वो श्योर नहीं है कि वो बॉडी हेमराज की है या फिर नहीं, क्योंकि बॉडीज पे इंजरीज थी और डिकम्पोजिशन की वजह से बॉडी फुल भी चुकी थी। विच इज़ ऑल्सो स्ट्रेंज थिंग क्योंकि जब आरुषि के मर्डर के बाद राजेश ने पुलिस को स्टेटमेंट दी थी उसमें हर एक चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई थी। यहाँ तक कि टेबल पर पड़ी स्कॉच की विस्की की बॉटल कौन से कबड़ के कौन से साइड में रखी है ये तक राजेश ने बताया था। तलवार के स्टेटमेंट के बारे में आगे डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। मेन पॉइंट का आते हैं, अगर राजेश को इतनी छोटी छोटी चीज़ के बारे में याद था तब जो नौकर उनके सामने रोज रहता है राजेश उसे कैसे पहचान नहीं पाया। फिर राजेश ने नुपुर को हेमराज ने कौन से कपड़े पहने हैं उसके बारे में पूछा। तब हेमराज के दोस्तों को भी बुलाया गया। हेमराज के दोस्तों ने फिर आइडेंटिफाई किया कि वो बॉडी किसी और की नहीं हेमराज की है। अब ये था इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। यहाँ से पूरा का पूरा केस पलट चुका था। जिस हेमराज को सस्पेक्ट मान के ढूंढने की कोशिश चल रही थी वो उसी घर के टेरिस पे मरा हुआ था। फिर हेमराज की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए और राजेश और नुपुर दोनों हरिद्वार के लिए निकल पड़ते। अब यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करने से पहले डेथ पर्सन की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, जैसे कि नाम, उम्र, बर्थ डेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आरुषि के मरने का टाइम वहाँ पे राजेश ने 2 AM लिखा था। अब तक आरुषि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट राजेश ने नहीं देखे थे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का टाइम एग्जैक्ट नहीं पता चलता, एक टाइम पीरियड दिया जाता कि इस वक्त के बीच में मौत हुई होगी और आरुषि और हेमराज की डेथ 12 से 1 बजे के बीच में ही हुई थी। अब बाद में एलिगेशंस लगे कि राजेश ने कैसे एग्जैक्ट टाइम लिख दिया। इसमें राजेश ने एक्सप्रेशन दी थी कि हम रात को 12 बजे के आसपास सो गए थे और सुबह 6 बजे के आसपास उड़ गए थे, इसलिए रैंडमली हमने 2 बजे का टाइम लिख दिया था। अब ये तो पता नहीं चल सकता कि ये सच है या झूठ। अब आते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे। जो भी एविडेंस मिले, रिपोर्ट्स में क्या क्या था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब तक ये केस सीबीआई के पास नहीं गया, यूपी पुलिस इसे हैंडल कर रही है। तो पोस्टमार्टम के हिसाब से आरुषि तलवार और हेमराज बंजाडे दोनों की मौत का समय 16-17 की रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में था। दोनों को पहले किसी भारी ऑब्जेक्ट से सिर पे मारा गया था, जिसके कारण यूवी मार्क्स बने थे। सिर पे चोट लगने की वजह से ही आरुषि और हेमराज की जान गई। आरुषि की इंजरी फोरहेड के लेफ्ट साइड में थी, वहीं हेमराज की इंजरी उसके सर के पीछे थी। लेकिन जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट्स बाद में आई तब उसमें मेंशन था कि आरुषि के एसिपिटल बोन यानी इस जगह पे भी इंजरी थी, लेकिन तलवार के स्टेटमेंट के हिसाब से पोस्टमार्टम में सिर्फ लेफ्ट पैराशेल बोन यानी फोरहेड के लेफ्ट साइड में ही इंजरी मेंशन की गई थी। तो क्या इसका मतलब प्रूफ्स टेम्पर किए गए थे?
अब जो आरुषि और हेमराज के गले पे इंजरी थी वो एक ही वेपन से की गई थी एंड सरप्राइजिंगली जिस तरीके से दोनों का गला काटा गया था वो बहुत ही प्रिसाइजली और केयरफुली काटा गया था। अब देखो, अगर कोई खूनी खून करने के लिए गला काटेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से कट मारेगा ना, लेकिन इन दोनों के विंड पाइप पर यानी जो लंग्स तक एयर फ्लो चालू रखते उस स्पॉट पे एक्यूरेट कट मारा गया था। अब ये तो वही इंसान कर सकता जिसे मेडिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज हो। अब ये तो ये सिमिलर पॉइंट्स दोनों के अब अलग अलग एविडेंस के बारे में जान लेते हैं। आरुषि के रूम में मैट्रेस और ब्लैंकेट के अलावा पिलो, वॉल, फ्लोर, बेड, द 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ जो आरुषि किताब पढ़ रही थी एंड फ्रंट साइड ऑफ द बेडरूम डोर, इन सब जगहों पे खून के दाग थे। लेकिन ये जो आप रेड पिलो, स्कूल बैग और जो खिलौना देख रहे हो, इन सभी के ऊपर किसी भी प्रकार के खून के सिम्टम्स नहीं थे। इसका मतलब ये सभी चीजें जानबूझ के आरुषि के मरने के बाद उसके रूम में रखी गई थी। आरुषि के पास एक मोबाइल भी था जो 15 मई की रात को 9:10 के बाद स्विच ऑफ था और मर्डर के बाद से वो फोन गायब भी था। हेमराज का भी फोन इसकी डेथ के बाद से गायब था। आरुषि के रूम में इंटरनेट राउटर जो था वो लगभग 3:45 बजे आरुषि की डेथ के 3 घंटे बाद स्विच ऑफ हो गया था और सुबह फिर से वो 6:01 पे ऑन भी हो गया। अब इसका ये मतलब निकल के आ रहा था कि राजेश और नुपुर ने ही लगभग 3:45 बजे राउटर बंद कर दिया था और फिर से वो 6 बजे चालू कर दिया। तो क्या इसका मतलब मर्डर इन दोनों ने किया है? नहीं, क्योंकि अगले दिन भी राउटर ऑन ऑफ हो रहा था, तो मे भी ये कोई टेक्निकल इशू ही था। 2008 में आरुषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर सुनील धोत्रे जी ने लिखी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एग्जामिनेशन में आरुषि के जेनिटल एरिया में तो कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई थी, बट देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाइटिश डिस्चार्ज एट अ वजाइना। जब इसके सैंपल्स एग्जामिनेशन के लिए भेजे गए तब इसमें किसी भी प्रकार के सीमन के सिम्टम्स नहीं थे। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स थे वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। कुछ रिपोर्ट्स में 2 फीमेल के डीएनए मिले, कुछ रिपोर्ट्स में आरुषि का डीएनए मिला। आगे जाके जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तब इस व्हाइटिश डिस्चार्ज के सैंपल ही गायब हो गए। और यही नहीं, पुलिस ने जो तलवार के घर से जो भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए थे वो भी गलत तरीके से लिए थे, जिसके कारण बाद में फिंगरप्रिंट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। आरुषि के बेड पे एक वेट सर्कुलर मार्क भी मिला था विच इज नॉट यूरिन, लेकिन ऐसा कोई वेट पैच आरुषि के पजामा और इनरवेयर में नहीं था। तो तलवार पे एलिगेशन लगे कि उन्होंने डेथ के बाद आरुषि के जेनिटल एरिया को क्लीन किया है और उसके बाद कपड़े पहनाकर क्राइम सीन को फ्रेम किया है, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। आते हेमराज के एग्जामिनेशन पे। हेमराज की बॉडी में गले और सर के अलावा एल्बोस भी इंजरी थी, जो इंडिकेट कर रहे थे कि हेमराज की बॉडी को एटलीस्ट 20 फीट तक घसीटा गया है। जब हेमराज की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए लेके गए तब डॉक्टर नरेश राज ऑटोप्सी कंडक्ट कर रहे थे। डॉक्टर नरेश राज के स्टेटमेंट के हिसाब से हेमराज पीनस वाज स्वॉलन। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर नरेश, हेमराज वाज इन द मिडल ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और वाज अबाउट टू हैव वन। लेकिन एक मेडिकल बुक के हिसाब से डेथ के बाद पीनस में स्वेलिंग होना एक नॉर्मल बात है, तो इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं है। हेमराज की मौत रात को 12 से 1 बजे के बीच में हुई थी, लेकिन आरुषि की तरह हेमराज के पेट में किसी भी प्रकार का खाना नहीं था और हेमराज के रूम में भी उस रात खाने की प्लेट वैसे ही पड़ी हुई थी। लेकिन हेमराज के पेट में 25 ml लिकर जरूर मिली, जो कि किंगफिशर बियर की थी। रिटायर पुलिस ऑफिसर के गौतम के स्टेटमेंट के हिसाब से हेमराज के रूम में 3 लोगों के होने के चांसेस थे, क्योंकि हेमराज के रूम में जो मैट्रेस थी उसके ऊपर 3 लोगों के बैठने के निशान थे। 3 ग्लासेस थे जिसमें 2 ग्लासेस में लिकर थी और रूम में किंगफिशर बियर, सुला विस्की और स्प्राइट इनकी एक बॉटल मिली। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। हेमराज की बॉडी मिलने के बाद और इस केस में इतनी ज़्यादा केयरलेसनेस दिखाने के बाद 17 मई को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया। उसके अगले दिन ही एसपी ऑफिसर का भी ट्रांसफर हो गया। 19 मई को विष्णु शर्मा, जो कि तलवार के फैमिली में हेमराज से पहले नौकर थे, उन्हें सस्पेक्ट बताया गया। विष्णु शर्मा तलवार के घर में और उनके क्लिनिक में पिछले 10 सालों से काम करते थे और हर साल विष्णु अपने वेकेशन के लिए जाते थे अपने घर। उस वक्त तलवार के घर में किसी न किसी को तो एज अ रिप्लेसमेंट अपॉइंट करके जाते थे। मर्डर के 8 महीने पहले ऐसे ही विष्णु शर्मा अपने घर गए और उस वक्त उन्होंने हेमराज को तलवार के घर में काम करने के लिए रख दिया। लेकिन जब वो वापस आए तब तलवार ने विष्णु को हेमराज की जगह ही अपना परमानेंट सर्वेंट रख दिया था। इसलिए पुलिस को यह शक हुआ कि शायद गुस्से में आके विष्णु ने हेमराज को मारा होगा और शायद आरुषि ने ये सब देख लिया होगा, इसलिए उन्होंने आरुषि का भी खून कर दिया। लेकिन विष्णु के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिला और मर्डर के समय विष्णु नेपाल में ही था, ये कन्फर्म भी हो गया। अब तक मीडिया और न्यूज़पेपर वाले अपना अपना काम कर ही रहे थे। अब कोई भी और सस्पेक्ट बचा ही नहीं था, इसलिए पुलिस और मीडिया का पूरा शक पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। जैसे कि आरुषि और पेरेंट्स के रूम का डिस्टेंस बहुत ही कम है, फिर भी उन्होंने रूम में कोई भी आवाज़ कैसे नहीं सुनी। आरुषि के रूम में किसी प्रकार के फोर्स एंट्री के साइन भी नहीं थे, इसका मतलब रूम को चाबी से ही खोला गया है। लेकिन चाबी तो यूजुअली नूपुर के पास होती है, तो उस दिन चाबी कैसे लिविंग रूम में छूट गई। राजेश ने टेरिस की चाबी छुपाने की भी कोशिश की, क्योंकि हेमराज की बॉडी को छुपाना चाहता था।
तलवार पे एलिगेशन भी डाले गए कि उन्होंने घर साफ करने में भी जल्दी किया, आरुषि का अंतिम संस्कार करने में भी जल्दी की। और मेन पॉइंट पहले पार्ट में जिसने हमने देखा कि के गौतम, डॉक्टर सुशील चौधरी और राजेश ब्रदर दिनेश तलवार, उन तीनों के बीच में एक कॉल होती है। तो उस कॉल में के गौतम को रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरुषि की बॉडी में किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी मिले या आरुषि की बॉडी पे किसी भी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो तो उसे रिपोर्ट में मेंशन ना करें। हालांकि गौतम सर ने इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर दिया था, लेकिन इसका मतलब तो यही निकल के आ रहा था कि तलवार आरुषि पे हुए सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में छुपाना चाहते हैं। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। एक तो तलवार ने ही मर्डर किया है इसलिए वो एविडेंस छुपाना चाह रहे हैं, या फिर आरुषि के साथ मर्डर के दिन कुछ गलत हुआ हो तो आरुषि का नाम खराब ना हो इसलिए ये चीज़ छुपाना चाह रहे हैं। अब रीज़न कुछ भी हो, लेकिन इसकी वजह से पुलिस का पूरा शक तलवार पे आ गया था। 23 मई को राजेश और नूपुर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। वहीं से नूपुर और उसके कज़न को एक रूम में लेके गए और राजेश तलवार को वहीं से अरेस्ट करके दासना जेल में डाल दिया। सेम डे पे आईजी गुरदर्शन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और वहाँ पे ये अनाउंस कर दिया कि राजेश ने ही दोनों का मर्डर किया है। आईजी गुरदर्शन सिंह ने मर्डर कैसे हुआ उसका सीक्वेंस बताया, ध्यान से सुनना। राजेश का अनिला दुर्रानी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। आरुषि को इसके बारे में पता चल गया। अब ये बात आरुषि ने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकती थी और ना ही अपने दोस्तों के साथ, इसलिए आरुषि ने हेमराज को ये सब बताया and she started a sexual relationship with Hemraj. A 14-year-old child started a sexual relationship with 45-year-old servant. जब राजेश 15 तारीख को रात को घर आया तब उसने आरुषि और हेमराज को ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लिया। मैं फिर से बता रहा हूँ, भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक 14 साल की बच्ची के ऊपर ये एलिगेशंस लगे कि वो नौकर के साथ ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में थी। उसके बाद गुस्से में आकर राजेश हेमराज को समझाने के बहाने टेरिस पे लेके गया और वहाँ उसका मर्डर कर दिया। फिर घर में आकर राजेश ने विस्की पी और आरुषि का भी मर्डर कर दिया। और ये जो भी थ्योरी बताई जा रही थी इसका कोई भी प्रूफ नहीं था, सिर्फ पुलिस को ऐसा लगा कि ऐसा हुआ होगा, इसलिए उन्होंने राजेश को अरेस्ट किया और आरुषि के बारे में ये स्टेटमेंट दी। और फनी पार्ट बताऊँ, जिस आरुषि का मर्डर हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उसी का ही नाम गलत ले लिया है इन्होंने, वो भी एक बार नहीं 3-4 बार। ऑब्वियसली 14 साल की बच्ची के बारे में इतना सब बोलने के बाद वो भी बिना किसी सबूतों के आधार पर पब्लिक रिएक्शन तो नेगेटिव आने ही वाले थे। सभी लोग यही कह रहे थे कि पुलिस ऐसे कैसे एलिगेशंस लगा सकती है, पुलिस ने एक इनोसेंट पर्सन को अरेस्ट किया है। फिर प्रोटेस्ट वगैरह हुए, नेगेटिव कमेंट्स आने चालू हुए एंड लेटर देन आईजी गुरदर्शन सिंह का ट्रांसफ़र हो गया। मर्डर के बाद लगभग 15 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन तलवार के खिलाफ एक भी प्रूफ नहीं मिला। आरुषि के ऊपर एलिगेशंस की वजह से पुलिस पर भी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ। अब इन सब चीज़ों की वजह से ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया। अब यहाँ से शुरू हो जाती है एक डिफरेंट स्टोरी। 11 जुलाई को राजेश को जेल से रिहा कर दिया। इस सीबीआई टीम में 25 लोग शामिल थे और इसे अरुण कुमार लीड कर रहे थे। सीबीआई पहले आरुषि का कैमरा चेक करती जो राजेश और नूपुर ने उसे गिफ्ट किया था। कैमरा की जब फोटोज लेके गए तब लास्ट फोटो 10:10 पे ली गई थी, लेकिन कैमरा में टोटल 23 फोटोग्राफ्स खींची गई थी, जिसमें से 18 फोटोज डिलीट की गई। अब सीबीआई टीम को यह शक था कि शायद आरुषि ने नूपुर और राजेश को ऐसी फोटो क्लिक की होगी जो राजेश और नूपुर छुपाना चाहते हैं, इसलिए दोनों ने फोटोज डिलीट कर दी, क्योंकि घर में उस वक्त 4 ही लोग मौजूद थे। बाद में इस थ्योरी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि शायद आरुषि ने ही बहुत सारी फोटोज खींची होगी और उसे जो फोटो पसंद है उसने वो डिलीट कर दी होगी। ये थ्योरी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग लगती है, लेकिन अभी भी पेरेंट्स ही प्राइम सस्पेक्ट है। अब सीबीआई ने दूसरी चीज़ ये चेक की कि राजेश नूपुर का बेडरूम और आरुषि का बेडरूम दोनों की दूरी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप दरवाजे बंद करके भी सोते हो फिर भी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बाजू के रूम में मर्डर हुआ है और आपको आवाज़ ही नहीं आई। अब इसके डिफेंस में राजेश और नूपुर का एक कहना था कि उनके रूम का एसी बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जिसकी वजह से अगर दरवाज़ा बंद हो और एसी चालू हो तो बाहर की कोई भी आवाज़ रूम में नहीं आ सकती। अब सीबीआई ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है हम एक चीज़ मान लेते हैं, लेकिन हम टेस्ट करेंगे कि आवाज़ इसमें आती है या नहीं। फिर सीबीआई टीम राजेश और नूपुर के बेडरूम में गई, एसी चालू किया, दरवाज़ा बंद किया और बाहर से किसी को आवाज़ करने को बोला। एंड सरप्राइजिंगली ये चीज़ सही थी। अगर एसी ऑन हो, दरवाज़ा बंद हो तो बाहर की कोई भी आवाज़ रूम में नहीं आ रही थी। अब इसकी वजह से राजेश और नूपुर पर से सीबीआई का थोड़ा सा तो शक हट गया था। अब इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिंगरप्रिंट्स। जब सीबीआई को केस ट्रांसफ़र होता है तब उस केस की सारी डिटेल, सारे एविडेंस मिलाकर एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उसे बाद में सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब जब सीबीआई ने रिपोर्ट में देखा कि टेरिस पे फिंगरप्रिंट्स और शू के प्रिंट्स मिले हैं, लेकिन उसको कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, फिर पहले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा जाता है, ये जो पुलिस वहाँ पे मौजूद थे उनसे पूछताछ की जाती है। तब सीबीआई को ये रियलाइज़ हुआ कि किसी एक इंसान ने भी फिंगरप्रिंट्स मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म नहीं किया है।
हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था, मैंने इसको बोला है, मैंने उसको बोला है, लेकिन किसी ने भी फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म नहीं किया। अब बस उस फिंगरप्रिंट और शू प्रिंट का फोटो ही बचा था। कितनी शर्म की बात है ये। 2 लोगों का मर्डर हुआ है और मेन एविडेंस पुलिस लेना ही भूली है। सीबीआई टीम फिर से फॉरेंसिक टीम के साथ तलवार के टेरेस पे भी गई थी, लेकिन लगभग 15 दिनों के बाद। तब तक नोएडा की गर्मी और अचानक हुई बारिश की वजह से वहाँ पे सब कुछ मिट गया था। ना वो शू प्रिंट वहाँ पे थे, ना ही फिंगरप्रिंट वहाँ पे थे। फिर भी जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स मिले थे उस एरिया को काटकर फॉरेंसिक वाले अपने साथ ले गए और तब पता चला कि खून किसी और का नहीं, हेमराज का ही है। बट अनफॉर्चुनेटली फिंगरप्रिंट्स रिकवर नहीं हो पाए। अब दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। अब सीबीआई ने तलवार फैमिली और हेमराज के रिलेटेड लोगों के साथ इंटरोगेशन करना चालू किया। अब यहाँ पे एक और इंसान पे सीबीआई का शक गया, कृष्णा तंद्रे। ये जो कृष्णा था वो तलवार के क्लिनिक में असिस्टेंट काम करता था और जैसे कि हमने पहले बताया था, पुलिस की थ्योरी में राजेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अब ये जो खबर थी वो कृष्णा ने ही पुलिस को दी थी। एक और रीजन था जिसकी वजह से कृष्णा पे शक हुआ था। मर्डर के 2 दिन पहले राजेश ने कृष्णा को क्लिनिक में सबके सामने किसी इनकरेक्ट रिपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा डांट दिया था। यूजुअली राजेश बहुत ही काम पर्सन थे, कितने भी प्रेशर में राजेश अपना टेम्पर खोकर किसी को कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन उस दिन सबके सामने बेइज्जती होने के कारण कृष्णा बहुत ज़्यादा गुस्से में था। राजेश ड्राइवर उमेश शर्मा ने भी ये बताया था कि राजेश के डांट खाने के बाद कृष्णा हेमराज के साथ राजेश के बारे में बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था। कृष्णा ने यह भी बोला कि बाद में मैं राजेश को देख ही लूँगा। फिर कृष्णा को कस्टडी में लिया गया। सीबीआई ने कृष्णा के घर की तलाशी ली और तलाशी में एक बहुत बड़ा एविडेंस मिला था, एक पिलो कवर जिसके ऊपर खून के निशान थे और एक कुकरी। अब ये पहली बार था कि कोई ठोस एविडेंस मिला हो सकता है। अब इन सब चीज़ों को टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। अब कृष्णा के घर में जो पिलो कवर मिला था उसके ऊपर जो खून के निशान थे उसकी भी एक फनी स्टोरी है। अभी वो थोड़ा साइड में रखते हैं और कृष्णा की कोर स्टोरी कंप्लीट करते हैं। कृष्णा के ऊपर सीबीआई ने 3 बार नार्को टेस्ट किए। सीबीआई के अकॉर्डिंग कृष्णा ने नार्को टेस्ट में तीनों बार अलग अलग स्टेटमेंट दी थी। इनफैक्ट कृष्णा ने अपने दोस्त राजकुमार का भी नाम लिया था। फिर राजकुमार जो कि दुर्राने के यहाँ सर्वेंट थे, इन दोनों का और एक दोस्त विजय मंडल जो कि तलवार के नेबर पुनिश टंडन इनके यहाँ ड्राइवर है, इन दोनों को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। इनके ऊपर भी नार्को टेस्ट किए गए। राजकुमार पर जब दूसरा टेस्ट हुआ तब उसके अगले दिन मीडिया में एक खबर फैल गई थी कि राजकुमार ने कन्फेस कर दिया है कि उन्होंने ही मर्डर किया है। अब इन सब के बीच में राजेश तलवार और नुपुर तलवार, इनके ऊपर भी 2 बार नार्को टेस्ट किए गए, लेकिन तलवार से खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिले। लेकिन ये जो नार्को टेस्ट है सिर्फ इसके रिजल्ट के मुताबिक किसी भी इंसान पे चार्ज नहीं लगाया जा सकता। नार्को टेस्ट के रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट नहीं हो सकते। सीबीआई के अकॉर्डिंग इन तीनों के नार्को टेस्ट के बेसिस पे मर्डर का एक पॉसिबल सीक्वेंस बन रहा था। 15 मई की रात जिस दिन आरुषि और हेमराज का मर्डर हुआ, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि तलवार फैमिली डिनर होने के बाद आरुषि को कैमरा देती है और 12 बजे तक सो जाती है। अब उस रात कृष्णा और राजकुमार हेमराज के रूम में आते हैं पार्टी करने के लिए। फिर तीनों ने मिलकर दारू पीना चालू किया। नार्को टेस्ट में दोनों ने एक नेपाली गाने का जिक्र किया था जो सबने मिलकर हेमराज के रूम में देखा है। अब ये बात सबकी सिमिलर थी और जिस टाइम पीरियड में ये गाना चलने के बाद इन दोनों ने की वो सच थी, क्योंकि जिस चैनल पे ये गाना टेलीकास्ट हो रहा था उसकी हिस्ट्री देखी गई तब ये कंफर्म हुआ कि वो गाना एक्चुअल में टेलीकास्ट हो रहा था। बैक टू द थ्योरी, ये चारों लोग दारू पीना चालू करते हैं। नशे की हालत में कृष्णा क्लिनिक में हुई अपनी बेइज्जती के बारे में बताता है और राजेश से बदला लेने का वो जिक्र भी करता है। अब ये सब बातें वगैरह चल रही थी तब ये दोनों हेमराज को राजेश की दारू लाने को बोलते। हेमराज पहले थोड़ा घबराता है लेकिन फिर जाके कबर्ड की एक विस्की की बोतल बाहर निकालता है। तभी गुस्से में भरा और नशे की हालत में कृष्णा और राजकुमार आरुषि के रूम की तरफ जाते हैं। हेमराज उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन आवाज़ सुनकर आरुषि दरवाज़ा खोलती है और सामने इन तीनों को देखती है। घबराया हुआ कृष्णा आरुषि का मुंह दबाकर उसे कमरे में ले जाता है। साथ में राजकुमार और हेमराज भी रूम में जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते। अब नशे में ये दोनों आरुषि को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरुषि ने जब रजिस्ट किया और शोर मचाने की कोशिश की तब कृष्णा ने अपने पास की कुकरी निकालकर उसका हैंडल आरुषि के सिर में जोर से मार दिया। हेमराज पूरी तरह घबरा जाता है। कृष्णा फिर कंफर्म करने के लिए कुकरी से आरुषि के गले की विंड पाइप को प्रिसाइजली काट देता है, लेकिन डरा हुआ हेमराज भागने की जगह राजेश को सब कुछ बताने के बारे में बोलता है। फिर कृष्णा और राजकुमार हेमराज को समझाने के लिए टेरिस पे लेके गए, लेकिन फिर भी हेमराज मान ही नहीं रहा था। कितनी भी कोशिश करने के बावजूद हेमराज ने सबको सच सच बताने की धमकी दी। अगर हेमराज ने सब कुछ बता दिया तो ये तीनों के तीनों जेल में जा सकते थे। इस डर में कृष्णा ने हेमराज के पीछे जाकर उसके सर में कुकरी का हैंडल जोर से मारा और जैसे आरुषि को मारा वैसे ही हेमराज को भी मार दिया।
फिर हेमराज की बॉडी को घसीटकर एसी के नीचे छुपा दिया, लेकिन शायद इन सब के बीच में किसी के हाथ के फिंगरप्रिंट्स थे जिसके दीवार पे लगे। फिर कृष्णा और राजकुमार एविडेंस को छुपाने के लिए फिर से घर में आए। आरुषि के कमरे में जाके उसकी बॉडी को उन्होंने बेड से ढक दिया, उसके आजू बाजू में टॉयज और बैग रख दिया। आरुषि का फोन अपने पास रखा, हेमराज के रूम में गए, उसका फोन भी अपने पास रखा। लिविंग रूम में आकर वहाँ पे विस्की की बोतल जो पड़ी हुई थी उससे उन्होंने थोड़ी विस्की पी और फिर तलवार के घर से भाग गए। अब ये थ्योरी जो है वो सच भी हो सकती है या फिर झूठ भी हो सकती है। इन सब के बीच में राजेश तलवार को जेल से रिहा कर दिया। लगभग 50 दिन तक राजेश को जेल में रखा गया था। बाकी के 3 सस्पेक्ट जो थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन सिर्फ नार्को टेस्ट के बेसिस पे इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जा सकता था। अब जो कृष्णा के घर में खून के दाग वाला पिलो कवर मिला था उसके बारे में थोड़ा बता। इतनी बार नार्को टेस्ट भी क्यों है, इसकी वजह भी ये पिलो कवर ही है। अब इस केस के जो भी एविडेंस मिल रहे थे वो सब के सब एक ही फॉरेंसिक लैब में भेजे जा रहे थे। ये पिलो कवर जब मिला वो भी इसी फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था और जो रिजल्ट आए वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे। वो जो खून के दाग थे वो हेमराज के खून के साथ मैच कर रहे थे। इसका मतलब तो यही था कि कृष्णा ने ही हेमराज का खून लिया। लेकिन अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जो रिपोर्ट्स आए उन्हें फिर से रीचेकिंग के लिए भेजा गया। अब रीचेकिंग में यह पता चला कि कृष्णा के पिलो कवर के खून के सैंपल पे जो लेबल था वो हेमराज के खून के सैंपल के साथ बदल गया है। मतलब एक सैंपल पे जो लेबल था वो दूसरे सैंपल पे लग गया, जिसके कारण रिपोर्ट्स भी बदल गए। अब ये इतना फिशी साउंड करता है ना, क्या बताऊँ ना। आप पहले तो आप ही देखो, इनको कैसे पता कि पहले से रिपोर्ट्स में गड़बड़ है। एक बार अगर फॉरेंसिक की रिपोर्ट आज गई तो उसके बाद मेरी चेकिंग को भेजने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना। दूसरा, ऐसे कैसे लेबल अदला बदली हो सकती है। अभी मिले हुए प्रूफ और 15-20 दिनों पहले मिले हुए प्रूफ, दोनों तो अलग अलग ही रखेंगे ना। अब बाद में 2011 में जब ये बात तलवार के लॉयर ने सामने रखी तब सीबीआई का ये कहना था कि रिपोर्ट्स में कुछ एरर था और ये पिलो हेमराज के रूम से मिला था, ना कि कृष्णा के घर से। अब हुआ क्या, सितंबर महीने में पहले सीबीआई टीम को निकाल दिया गया और ये केस न्यू सीबीआई टीम को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके हेड थे एसपी नीलभ किशोर और एसपी एजीएल कॉल एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किए गए। अब यहाँ से पूरे के पूरे केस का रूप बदल चुका था। अब फिर से राजेश तलवार और नुपुर तलवार को सस्पेक्ट समझ के न्यू सीबीआई टीम इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। नए सीबीआई टीम की थ्योरी भी कुछ पहले की यूपी पुलिस की थ्योरी की तरह ही थी। आरुषि और हेमराज ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में थे और फिर राजेश ने उनको देखा, यहाँ तक थ्योरी सेम ही थी। अब उसके बाद राजेश गुस्से में आ जाता है और गोल्फ स्टिक से हेमराज के सर पे मारने लगता है और मारते वक्त गलती से एक बार आरुषि के सर में लग जाता है। फिर राजेश तलवार और नुपुर तलवार हेमराज की बॉडी को टेरेस पे छुपाने के लिए लेके जाते हैं। आरुषि के कमरे में आके फिर सभी एविडेंस को वो मिटा देते हैं। आरुषि के जनरल एरिया को फिर क्लीन किया जाता है। उसके बाद राजेश विस्की पीता है और सो जाता है। सुबह जब भारती उनकी सर्वेंट काम करने आई तब नुपुर ने बीच वाला दरवाजे पे लॉक है ऐसा कहकर भारती को नीचे भेज दिया। फिर हेमराज के रूम में जाके दूसरे दरवाजे से लॉक खोल दिया और सिर्फ कुंडी लगा दी और फिर चाबी देने के बहाने नुपुर बालकनी में चली गई। और जब चाबी लेकर भारती ऊपर आई तब इन दोनों ने ऐसा प्रिटेंड किया कि हेमराज आरुषि को मारकर भाग गया है। फिर उन्होंने जानबूझ के पुलिस को बुलाने के अलावा नेबर्स को बुलाया, जिससे कोई भी सबूत रह गया है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अब ये जो भी हुआ वो सब राजेश और नुपुर का ही प्लान था। अब इस थ्योरी के कोई भी एविडेंस नहीं थे। नई सीबीआई टीम पैरस के ऊपर ये शक क्यों कर रही थी और ये थ्योरी कैसे बनी वो भी मैं आपको बता दूं। पहले तो आरुषि के पोस्टमार्टम के समय तलवार आरुषि पे हुए सेक्सुअल असल्ट के बारे में छुपाना चाह रहे थे। दूसरा, आरुषि के जेनिटल एरिया को क्लीन भी किया गया था। देन डॉक्टर धोत्रे जिन्होंने आरुषि की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, जब उनसे सवाल पूछे गए तब उनके अकॉर्डिंग आरुषि के प्राइवेट एरिया वाइडली ओपन थे, हालांकि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं थी। उसके बाद हेमराज के रिपोर्ट में पीनस का स्वेलिंग होना, इन सब चीजों की वजह से सीबीआई का ये कहना था कि मर्डर पैरस नहीं किया है और क्राइम सीन उन्होंने ही ड्रेसअप किया है, क्योंकि उस वक्त उनके अलावा तलवार के घर में कोई था ही नहीं। और बाकी सभी वही एलिगेशंस लाइक राजेश का अफेयर, इन्वेस्टिगेशन के बीच में जल्दबाजी करना, अंतिम संस्कार में जल्दी करना, टेस्ट की चाबी को जानबूझ के छपाना, और जो कले पे कट था वो भी मेडिकल नॉलेज रखने वाला इंसान ही कर सकता है, तो वो राजेश ने किया है। लेकिन ये जो भी एलिगेशंस थे इनकी कोई भी प्रूफ नहीं थे। यहाँ तक कि गोल्फ स्टिक से ही मारा है ये भी कंफर्म नहीं था। सिर्फ सिर पे बने हुई मार्क की वजह से और तलवार के घर में गोल्फ किट मिलने की वजह से सीबीआई की थ्योरी बनी। ना गोल्फ स्टिक पे कोई खून के निशान थे, ना कोई डीएनए था। अब तक तो मर्डर वेपन कौन सा है ये भी पता नहीं था। और जो 3 सस्पेक्ट भी मिले थे उनको भी कोई एविडेंस ना होने की वजह से छोड़ दिया गया। अब कितनी भी कोशिश कर ली फिर भी कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहे थे, इसलिए 29 दिसंबर 2011 को सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी, जिसमें तलवार फैमिली को प्राइम सस्पेक्ट बनाया जाता है। इस केस को क्लोज ना करे इसलिए तलवार ने कोर्ट में अपील भी की थी,
अब धीरे धीरे साल बीतते चले गए लेकिन कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। जनवरी 2011 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद की मैजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने तलवार की अपील को रिजेक्ट कर दिया और 9 फरवरी 2011 को क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में कन्वर्ट करके राजेश और नुपुर तलवार को अक्यूज घोषित कर दिया। अब इसके बाद लोगों ने भी यही मान लिया कि मावत ने मिलकर ही आरुषि का मर्डर किया है। इसके खिलाफ तलवार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट में भी पिटिशन फाइल कर दी थी, लेकिन दोनों कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। 25 नवंबर 2013 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट राजेश और नुपुर तलवार को 2 मर्डर के लिए गिल्टी मानती है और स्पेशल जज श्यामलाल कन्विक्टेड द कपल फॉर मर्डर, डिस्ट्रक्शन फॉर एविडेंस, मिसलीडिंग द प्रॉम्प्ट्स एंड फाइलिंग रॉन्ग एफआईआर। तलवार को 2 मर्डर के लिए सजा के तौर पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। तलवार यहां भी नहीं रुके, उन्होंने हाई कोर्ट में डिसीजन को चैलेंज किया। उसके बाद केस चलता रहा। आखिर 12 अक्टूबर 2017 को तलवार के ऊपर के सभी चार्जेस को हटाया जाता है, लेकिन अभी तक इस केस का कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया है।